Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 7 of our chapter Coordination Compounds, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म. आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के सारे टाइप्स एंड एक लेक्चर आपका और आएगा, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अमेजिंग लेक्चर. आप सभी का इस NCERT वाला के इस लेक्चर पे बहुत बहुत स्वागत. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. वी नो दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे द आइसोमेरिज्म. अब बेटा आइसोमेरिज्म जब आप डिस्कस करते हैं तो आइसोमेरिज्म के जो आपके पास टाइप्स होते हैं, सबसे पहले वो होते हैं आपके पास दो टाइप्स. सबसे पहला होता है बेटा आपके पास क्या, स्ट्रक्चरल, और एक आपके पास क्या होता है बेटा, स्टीरियो. वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो दूसरा होता है आपके पास आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके मेटल का जो कनेक्शन है लिगेंड के साथ वो किस तरीके से, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोनर आटम और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं. और जब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो हम स्पेस में लिगेंड्स का अरेंजमेंट कैसा है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स की हम बात करते हैं इन द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इस चीज़ को, हम लिखेंगे कि हम जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो वी राइट ओवर हियर, वी राइट simple it gives different structures with respect to linkage between metal एंड लिगेंड. एंड यहां पर क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड विद रिस्पेक्ट टू बेटा स्पेशियल, विद रिस्पेक्ट टू स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स का स्पेस में डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट्स रहेगा, उसको अभी हम देखेंगे डिटेल में, अभी हम इस चीज़ को समझेंगे. यहाँ पर आपके पास जो आपका मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरीके का लिंक है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और आपको जो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड्स, अगर हम नीट और जेई में जाते हैं तो थोड़े से और टाइप्स बढ़ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी, स्टीरियो के भी बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं. बट यहाँ पर आपको पढ़ना है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. ये चार टाइप के आइसोमेरिज्म को आपको डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. शुरू करते हैं बेटा डिस्कशन. सबसे पहला हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म आता है दैट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म शब्द तुम्हारे सामने आ जाए दिमाग में तो सबसे पहले बेटा एक ही चीज़ आनी चाहिए, सबसे पहले बेटा एक ही चीज़ आनी चाहिए आपके दिमाग में, वो ये है कि आपके कॉम्प्लेक्स में, है ना, आपके कॉम्प्लेक्स में, यानी कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ध्यान से सुनना है बेटा मेरी बातों को, ध्यान से सुनना है आपको. आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या दिखाई देना चाहिए, आपको आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिखाई देना चाहिए बेटा एक एम्बीडेंटेट लिगेंड. क्या बेटा, बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड. अगर ऐसा है तो ही आपके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा. ये सबसे पहली पहचान है बेटा, बस ये दिख गया तो लाइफ सेट है. अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है बेटा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते थे, बताओ भाई. एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते थे बेटा, याद है, जिसमें आपका होता तो वो यूनिडेंटेट ही था बट उसके पास दो डोनर साइट्स होती है, बट साइमल्टेनियसली दोनों से हमारे पास डोनेशन नहीं होती, एक टाइम पर किसी एक से ही डोनेशन होती है. करेक्ट. तो कौन कौन से थे बेटा,
आपके पास था आपका साइनाइड, है ना। एक था आपके पास बेटा कौन सा आपका NO2, और एक आपके पास कौन सा था बेटा आपका SCN, है ना। ये आपके पास 3 टाइप के हमने स्पेसिफिकली पढ़े थे, ये भी पढ़ा था बेटा वैसे तो हमने। तो ये 4 टाइप के स्पेसिफिकली हमने एम्बिडेंटेट लिगेंड पढ़े थे। अगर आपके पास ये प्रेजेंट है तो आपको समझ जाना है कि आपके पास लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। डोनर साइट्स कौन सी है बेटा, ये हो सकता है या फिर ये ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ये आपकी क्या हो सकती है डोनर साइट्स हो सकती है। सब कुछ आपके पास बेटा आपकी नोटबुक में प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, बस एक छोटा सा रिकैप लेकर मैंने आपको बता दिया है। अब देखो बेटा, जैसे कि मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है कोबाल्ट, है ना, NH3 और फिर ब्रैकेट करके लिखा है बेटा CN2, ऐसे करके आपके पास लिखा है। मान लो यहाँ पर एक चीज एक Cl भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, और एक और लिख देती हूं ये, है ना, एक और लिख देते हैं बेटा ये। तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए बेटा कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में, ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में कहलाएंगे बेटा लिंकेज आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइनाइड में एक और टाइप के लिंकेज है, एक कार्बन के थ्रू तो है ही है और एक नाइट्रोजन के थ्रू भी है। अब तुम्हें लिखने का भी तरीका आना चाहिए। एम्बिडेंटेट उसको नहीं समझ में आएगा कि तुम किसके थ्रू लिंकेज कर रहे हो। अगर बेटा तुमने कार्बन को पहले लिखा है तो ये तय है कि उसमें कोबाल्ट का कनेक्शन पहले कार्बन से है। तुमने नाइट्रोजन लिखा है तो इस बात का मतलब है कोबाल्ट का कनेक्शन पहले नाइट्रोजन से है ना। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसका किसी एक का स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देती हूँ, है ना बेटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा किसी भी तरीके का। जैसे मान लो ये अमोनिया लिखा हमने, दिस इज अमीन, दिस इज अमीन, है ना, दिस इज ऑल्सो अमीन एंड दिस इज ऑल्सो अमीन। अब बेटा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा CN। आपने अगर यहाँ पर CN लिखा है तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है, पहले कार्बन के साथ आपका मेटल कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन बेटा आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर NC को कनेक्ट कर दिया है तो आप समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर तो साइनाइडो करा है, यहाँ पर आपने आइसोसाइनाइडो करा है। तो इसको लिखने का तरीका इस ही तरीके से होगा। ये तरीका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एम्बिडेंटेट लिगेंड का। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो अगर कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेट लिगेंड दिख जाता है तो आंख बंद करके उसे टिक कर दीजिए कि वो आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म का टाइप है। ठीक है, बस बेटा मुझे इतना ही चाहिए तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है, बस बेटा इतनी सी बात है। लिखो इसे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ध्यान रहेगा, हर बच्चे को ध्यान रहेगा बेटा। ठीक है, चलो और कुछ नहीं करना है बेटा, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना है। कोई फालतू की कहानी नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही है। ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है बस, और कुछ नहीं। चलो अब चलते हैं आगे। अब बेटा अगला आइसोमेरिज्म आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आता है बेटा अगला आइसोमेरिज्म? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। हमेशा ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहचान क्या है। तो तुम्हारे पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। क्या पहचान है बेटा? कि तुम्हारे पास हमेशा 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। ये ध्यान से देखो, एक तो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुम्हारा ये वाला हो गया, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुम्हारा ये वाला हो गया। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा ये वाला हो गया और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला हो गया। सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, ये तुम्हारा ध्यान रखने का तरीका है। क्या लिख रही हूं मैं यहां पर बेटा? क्या लिख रही हूं? 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे बेटा, ये आपका पहचानने का तरीका है। कितने कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर थे? 2, ध्यान रहे। ठीक है, और पता है बेटा फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छा सा ब्राइट सा कलर लेती हूँ, ग्रीन ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट अमोनिया के साथ है, तो यहाँ पर बस आप अपना लिगेंड को एक्सचेंज होता हुआ दिखाई देंगे। ये अमोनिया चला जाएगा क्रोमियम के पास और साइनाइड आ जाएगा
कोबाल्ट के पास, और आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरीके से। देखो क्या बोला बेटा मैंने, लीगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बीच में, बस लीगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है बेटा दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बीच में, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अमोनिया उठ के इसके पास जा रहा है, ये साइनाइड उठ के इस कोबाल्ट के पास जा रहा है, और सामने तुम्हारे वही कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेटा, सामने तुम्हारे वही कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है, वही बन रहा है बेटा, ध्यान रहे। ठीक है, ओके मैम। ये बेटा पहचान किस चीज की, ये पहचान है आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अकर व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ अ सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन, है ना बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयंस। अब इस बात के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स लिखा है बेटा, कोबाल्ट NH3 क्रोमियम CN6, है ना। कॉम्प्लेक्स लिखा है बेटा कोबाल्ट NH3 क्रोमियम CN6। अब बेटा ये भी आपका एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है ना, ये भी बेटा आपका एक टाइप का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पर है और कुछ ना कुछ चार्ज बेटा यहाँ पर है ना, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। इसको भी आप ऐसे ही मान लो, इसको भी आप ऐसे A और B मान लो, तो A पर कुछ पॉजिटिव X का चार्ज है, B पर कुछ माइनस X का चार्ज है। आपको पता है कैटायन पर एनायन पे चार्ज आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब लेकिन जब आप ये चार्ज निकालते हैं ना बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं वो किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपका प्रायर नॉलेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपको उस हिसाब से याद रखना है कि आपके जो कोबाल्ट होता है और जो क्रोमियम होता है वो या तो बेटा रहना पसंद करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या वो रहना पसंद करते हैं बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इनकी पसंदीदा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मान लो बेटा कि मैं एक बार फर्स्ट केस में X को 2 मान लेती हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, फिर इस कोबाल्ट NH3 इस पे कितना चार्ज आएगा बेटा, +2 का चार्ज आएगा। अब आप निकाल के देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या यही आ रही है, तो X + 6 × 0 = कितना, +2, तो X की वैल्यू +2, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 और +3 हो सकती है, तो सही आ रही है, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम वाले पार्ट में कितना होगा बेटा, क्रोमियम CN6 यहाँ पर -2, तो X + 6 × -1 = -2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +4। तो ये तो गलत हो गया, क्रोमियम तो बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये X = 2 जो चार्ज ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ये चार्ज नहीं लेना है। तो आप ट्राई करिए कि आप जो चार्ज है उसको 3 ले लीजिए, है ना। पहले बेटा आपने 2 लिया था, अब आप 3 ले लीजिए। तो जब आप 3 लेते हैं बेटा, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, X + 6 × 0 = +3, तो आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सही आ गई। आपको यहाँ पर बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता है। पहले आपको इस +x और -x में जो x है उसको एक बार +1 -1 लेकर देखो, +2 -2 लेकर देखो, +3 -3 लेकर देखो। आपको कुछ भी ऐसा लेना है कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही आए जिसमें कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कोबाल्ट और क्रोमियम +2 और +3 में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब मैंने इस X को +2 माना और इसको फिर -2 माना, तो मेरा कोबाल्ट तो सही आ रहा था पर मेरा क्रोमियम सही नहीं आ रहा था इसके हिसाब से, इसलिए फिर मुझे 3 मानना पड़ा। उसके हिसाब से मेरा कोबाल्ट फिर भी सही आ रहा है, क्या मेरा क्रोमियम सही आएगा, तो देखिए ज़रा, X + 6 × -1 = -3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +3 आ गई। तो यही आपका चार्ज होगा। इसका मतलब है बेटा कि आपकी जो X की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, +3 और -3 आएगी। तो आपका कॉम्प्लेक्स जो बन जाएगा ना बेटा, आपका जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, यहाँ +3 बेटा और यहाँ कितना, CN6 -3, ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट है और ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट
पार्ट आर कॉम्प्लेक्स आयंस, है ना। ये यही कह रहा है बेटा कि आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट दोनों ही अब आपके कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, है ना। वैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम जैसे बेटा ऐसे पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कोबाल्ट था, NH3 था, मान लो यहाँ पर आप Cl3 पढ़ रहे थे। तो बेटा ये तो आपका क्या हो रहा था, ये तो आपका बन रहा था बेटा क्या, आपका ये तो बेटा बन रहा था आपका कॉम्प्लेक्स केटायन बन रहा था। केटायन तो कॉम्प्लेक्स था, बट एनायन तो बेटा कॉम्प्लेक्स नहीं था ना, एनायन तो सिंपल एक आयन था। लेकिन यहाँ पर केटायन और एनायन दोनों ही क्या हैं, आपके कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। आप इसको तोड़ोगे तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। इवन अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो, ऑल्दो बोर्ड्स में इसका नाम पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपको पता है बेटा कि आपका पहला कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा आपको पता है कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो नाम होगा हेक्सा अमीन। और फिर उसके बाद बेटा क्या, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3rd। उसके बाद हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनाइडो, और फिर ये तो बेटा आपका क्रोमेट हो जाएगा, और फिर साथ में क्या, 3rd। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, यहाँ पर भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आ रही है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 आ रही है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो तुम्हारे मेटल का जो नाम होता है वो वैसा ही लिखा जाता है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल के नाम के साथ 8 लग जाता है, उसके हिसाब से बस ये नाम लिखा गया है, और कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नया नहीं बताया बेटा मैंने, सब कुछ तुम्हें आता है, बस तुम्हारा माइंड थोड़ा सा खोल दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। लिखेंगे बेटा इस चीज को, सभी बच्चे लिखेंगे। चलो, तो ये बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट अराइजेस due to the interchange of the ligands between the cationic and anionic entities of different metal ions present in a complex. Same molecular formula but differ in distribution of ligands in cationic and anionic entity. बेटा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ भी लिखेंगे बोर्ड्स में तो आपके सारे के सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। दीज पॉइंट्स आर सो वेल रिटन कि आपकी जो चेकिंग करेंगे उनके दिमाग में बात एकदम सीधा सीधा घुस जाएगी। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल इवन यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा ये चीज। ये है आपका कॉम्प्लेक्स एंड ये है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला आता है बेटा आपके पास, अगला आइसोमेरिज्म आपके पास आता है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या आता है बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना होता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में सारा का सारा जो खेला है, सारा का सारा जो एसेंस है वो है बेटा कि आप आयोनाइज होकर किस किस टाइप के आयंस को दे रहे हैं, उसी के ऊपर सारी की सारी बात डिपेंड होती है, सिर्फ उसी के ऊपर ही, ठीक है। जैसे कि आपसे कहता है सेम केमिकल फॉर्मूला बट गिव द टेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन। जैसे कि क्या हम कहना चाहते हैं इस चीज से, तो चलो हम इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। इस एग्जाम्पल के थ्रू बेटा हम पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो, क्या कहता है, आपसे कहता है बेटा कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 ClSO4, और एक बेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 SO4 Cl। ये दो टाइप के बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। अब देखो बेटा, आप इसको एक बार ट्रीट करो, आप बेटा इसको एक बार ट्रीट करो AgNO3 से और एक बार ट्रीट करो बेटा BaCl2 से।
रिएजेंट डालो बेटा यहाँ पर क्या, AgNO3, और एक बार डालो बेटा BaCl2। अभी उसकी कोई बात नहीं करनी, वो क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने ये दो रिएजेंट्स यहाँ पर डाले, तो अब हम देखते हैं बेटा इनमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। जब आप यहाँ पर AgNO3 डाल रहे हो तो आपको कोई रिएक्शन ही होती हुई नहीं दिखाई देती, देयर इज नो रिएक्शन। लेकिन जब आप इसमें BaCl2 डालते हो तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देता है, कोबाल्ट NH3 5Cl +2 प्लस BaSO4 +2Cl-, है ना बेटा। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देता है, और ये जो आपको BaSO4 मिलता है बेटा, इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट। ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। सेम टू सेम रिएक्शन बेटा आप करोगे इसके साथ, सेम टू सेम बेटा आप रिएक्शन करोगे इसके साथ। यहां पर आप ट्रीट करोगे किसके साथ, BaCl2 के साथ, और यहां आप बेटा किसके साथ ट्रीट करोगे, AgNO3 के साथ। तो जब आप BaCl2 से रिएक्शन कर रहे हो तो आपको कोई रिएक्शन होती हुई नहीं दिखाई दे रही, परंतु जब आप AgNO3 से रिएक्शन कर रहे हो तो इवन आपको एक प्रोडक्ट भी मिल रहा है, दैट इज कोबाल्ट NH3 5SO4, है ना बेटा, पॉजिटिव प्लस AgCl प्लस NO3 नेगेटिव। और ये जो आपको मिलता है, ये जो बेटा आपको AgCl मिलता है, ये आपको मिलता है वाइट, है ना। ये आपको मिलता है क्या बेटा, वाइट कलर का PPT। तो बेटा अगर आपको दिखाई देता है कि आपको रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स में रिएजेंट्स के डालने के बाद डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स किसी एक रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो दूसरा रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स उसी रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चीज है वो है कि भाई आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन प्रेजेंट है। जो भी बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होता है, जो भी बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होता है वही हमेशा आपकी क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से तो कभी बाहर कोई निकल के आएगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, वो तो कभी बाहर निकल के आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं बेटा कि Cl बाहर निकल के आपके सिल्वर के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के प्रेजेंट अंदर आयंस कभी कोई टेस्ट नहीं देते, वो कभी रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते, है ना। जो भी रिएक्शन होता है वो आपके काउंटर आयन से, यानी कि आपके आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट आयन से ही होता है। तो ये आपका कैसे पॉसिबल हुआ, ये ऐसे पॉसिबल हुआ बेटा, ये दोनों आइसोमर्स ऐसे बने बेटा कि मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है M और ये एक लीगेंड है, और यहाँ पर एक टर्म लिख दी मैंने Y। ये जो लीगेंड है ना बेटा, इसको हम एक पोटेंशियल लीगेंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एक पोटेंशियल लीगेंड, कि इसके अंदर पावर है कि ये इसके साथ क्या शो कर सकता है, रिप्लेसमेंट शो कर सकता है। इसके साथ क्या शो कर सकता है बेटा, रिप्लेसमेंट शो कर सकता है ना। तो हम इसे क्या कह देंगे, बेटा Ml6 मान लो, तो Ml5YL, है ना। ये पोटेंशियल लीगेंड है। पोटेंशियल लीगेंड किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इस रिस्पेक्ट में बात हो रही है बेटा, इट कैन एक्सचेंज itself with counter ion। काउंटर आयन के साथ ये क्या शो कर सकता है, एक्सचेंज। यानी कि सिंपल सी बात है बेटा कि ये आपके काउंटर आयन में जो प्रेजेंट है उसके साथ अपनी पोजीशन में क्या शो कर सकता है, एक्सचेंज शो कर सकता है। ये एक टाइप का पोटेंशियल लीगेंड है ना। ये आपका Cl एक पोटेंशियल लीगेंड है कि ये खुद जा सकता है बाहर और सल्फेट को भेज सकता है अंदर, जिसकी वजह से आपके पास ये आइसोमर बनेगा। आपको कैसे पता चला ये आइसोमर आपका बना, क्योंकि आपने रिएजेंट्स डाले और आपको कंपैरेटिवली उस टाइप से रिएक्शंस मिली। आपको झटके में पता चल गया कि अच्छा कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ है, Cl रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब Cl अब बाहर आ चुका है और सल्फेट अंदर जा चुका है। Cl काफी कोऑपरेटिव है, रिएक्शन में थोड़ा सा एक्सचेंज करके दूसरों को भी पीपीटी देने का मौका देता है ना। ऐसे कुछ आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा सकते हैं, है ना। द लीगेंड प्रेजेंट इनसाइड समटाइम्स बिहेव एज अ पोटेंशियल लीगेंड एंड इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम द लीगेंड पोजीशन टू द काउंटर आयन। ये है बेटा इस रिस्पेक्टिव आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एसेंस का खेला। ठीक है, लिखेंगे बेटा, सभी बच्चे लिखेंगे।
चलिए, ये है आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, और हमने एक क्वेश्चन भी कवर कर लिया है यहाँ पर, और हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लिया है ना। हमने क्वेश्चन भी कवर कर लिया बेटा हमने, और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझ भी लिया है, व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला आता है बेटा आपके पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और बेटा क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड बेटा क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पर बेटा सिंपल सी बात क्या आती है कि आपको एक्सचेंज दिखाई देगा, आपको एक्सचेंज दिखाई देगा लीगेंड का, किसके साथ बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। Isomers having same molecular formula but differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or present as a free solvent molecule in the crystal lattice present outside the coordination sphere। ठीक है, मान लो बेटा एक एग्जाम्पल आपको लेकर समझाते हैं, एग्जाम्पल से बच्चे के दिमाग में बात बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है। मान लो बेटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट H2O 6Cl3, है ना। मैं इसका एक और कॉम्प्लेक्स बनाऊं COH2O5Cl, और एक वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दूं बेटा बाहर, है ना। फिर एक और कॉम्प्लेक्स बनाऊं जिसमें वाटर को रखूं 4, Cl रख दूं 2, है ना बेटा, और एक Cl को भेज दूं बाहर, तो H2O कितने हो जाएंगे, 2। और एक और मैं बनाती हूं कोबाल्ट H2O, यहां कितने बेटा आपके पास 3, यहां पर 3, और आप सोचो कि आपके 3H2O बाहर आ जाएंगे। तो बेटा ध्यान रहे, तो बेटा ये चीज ध्यान रहे कि ये तीनों आपस में, ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, ये तीनों आपस में कहलाते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स, है ना। सॉल्वेट आइसोमर्स कहलाते हैं। ये तो बेटा आपका रिस्पेक्टिव कंपाउंड की पॉसिबिलिटी ही बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपका ये एक न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बन पाएगा, ये बेटा आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके इस रिस्पेक्टिव कोबाल्ट पे जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, तो कभी भी कंप्लीटली कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी भी बाहर प्रेजेंट नहीं होता, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई आयन जो है, एनायन जो है वो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तो ध्यान रहे आपका जब भी सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा, सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स कभी बाहर नहीं आते हैं, उस टाइप का कॉम्प्लेक्स का एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, आपके सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और अगर आपका जो सॉल्वेंट है, और अगर आपका मान लो बेटा यहीं पे सॉल्वेंट वाटर हो जाता है, तो आप इसे सॉल्वेट की बजाय बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। सॉल्वेट की बजाय क्या कह सकते हैं बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या फिर बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है बेटा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और आयनाइजेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और आयनाइजेशन स्फीयर में वाटर का एक्सचेंज होगा, बस और कुछ नहीं करना है। कभी कभी आपका वाटर एज अ लीगेंड काम करेगा, तो कभी कभी वो एज अ काउंटर आयन काम करेगा, बस आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट हो जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक है, आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल। अगर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल होगा बेटा, तो वो वाटर कैसे बिहेव करेगा, एज लीगेंड बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज लीगेंड बिहेव करेगा, है ना। और प्रेजेंट एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या फिर वो बेटा प्रेजेंट एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, यानी कि इट विल बी प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यू कैन राइट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द आयोनाइजेशन स्फीयर। बस इतनी सी बात है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के लिए और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए। आपको आपके सवाल हमेशा वाटर से रिलेटेड ही मिलेंगे, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी याद रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, ये है आपके सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आपको इन सवालों के थ्रू मुझे बताना है कि कौन कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले बेटा आपको 1 सेकेंड में देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है और कॉम्प्लेक्स ही एनायन है। तो आपका जो आंसर होगा
वो सिंपल यही होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रहे, है ना बेटा। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, आपका साइनाइड आ गए हैं यहां पर इसके पास, और अमीन चले गए हैं इसके पास, है ना, इस वाले कॉम। मतलब कि ये आपका साइनाइड चला गया है पॉजिटिव पार्ट में और ये चला गया है बेटा नेगेटिव पार्ट में। अगर तुमको लगे कि भाई दोनों ही क्रोमियम है तो ऐसा नहीं, पहला वाला पार्ट हमेशा बेटा क्या है आपका, कैटायन है, बाद वाला पार्ट हमेशा आपका क्या है, एनायन है। तो आपका साइनाइड उठ के आपके पॉजिटिव पार्ट में घुस गया है, तो साइनाइड 2 हो गए हैं, अमीन वहां से निकल के इधर आ गया है ना। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब यहां पे क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, अब ये आपको बताना है। देखो ध्यान से, ये और ये, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो AgNO3 से तो आपको जो पीपीटी मिलेगा बेटा AgCl मिलेगा, जो कि आपको कौन से कलर का मिलेगा, वाइट। और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा AgNO3 से तो आपको जो पीपीटी मिलेगा वो मिलेगा येलो, और वो किसका होगा बेटा, AgBr का, है ना। तो अगर आपके आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट आयंस डिफरेंट डिफरेंट पीपीटी दे सकते हैं तो आपको पता है कि वो कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आप चाहो तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये चीज़ भी बेटा मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। इफ आयंस प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर, if ions present in ionization sphere gives different precipitates for reagent, है ना। जब आपका रिस्पेक्टिव जो आयन प्रेजेंट है आयोनाइजेशन स्फीयर में वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पीपीटी देता है ना, डिफरेंट डिफरेंट पीपीटी बनाता है एज अ केमिकल फॉर्मूला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये आपस में क्या कहलाते हैं, आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। तो ये दोनों आपस में क्या कहला रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या कहला रहे हैं बेटा, ये कहलाएंगे आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, डन। अब इसको बताओ बेटा, यहाँ क्या आएगा, ये NO2 देखते ही बात समझ जानी है, NO2 देखते ही बेटा बात को समझ जाना है कि आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। कौन सा होगा बेटा, यहाँ पर आपका कौन सा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा बेटा आपका कौन सा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे, एक तो प्रेजेंट है बेटा आपका NO2 और एक प्रेजेंट है बेटा आपका क्या, ONO, NO2 एंड ONO। तो आपको पता है NO2 और ONO, पहला एटम अगर N लिखा है तो नाइट्रोजन से लिंकेज है, पहला एटम अगर ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन से लिंकेज है, तो नाइट्रो और नाइट्राइटो वाला सारा का सारा खेला चल रहा है। ठीक है, ध्यान रहे। अब बेटा यहाँ क्या होगा, बताने की जरूरत है तुम्हें बताने की जरूरत है क्या तुम अभी तक सीखे नहीं हो, क्या बोलूं मैं इसमें, पानी है तो नीला रंग ही कर देती हूं, अब पानी है तो रंग नीला ही कर देते हैं ना। लिख दूं यहाँ पे सॉल्वेट और हाइड्रेट, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। लिखेंगे बेटा इतना अब इतना लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं इसके बाद हम अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
बहुत ध्यान से आपको सारी की सारी बातों को सुनना है, सारी की सारी बातों को समझना है। इट्स अ टोटल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कुछ भी याद करने के से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, है ना। आई हैव ब्रॉट स्ट्रक्चर्स फॉर यू टुडे, तो उन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम चीज़ों को समझेंगे। एंड अगर आपने चीज़ों को एक बार समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं कुछ कुछ लेवल पे जाके, ठीक है बेटा। अब ये सब आप खुद से पढ़ लेना, आपके लिए मैंने बना दिया है। अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ना बेटा, इसके अंदर सिंपल क्या होता है कि आपका मेटल का और लीगेंड का जो बनता है क्या, एक बॉन्ड। लेकिन उसमें जो लीगेंड होता है ना, लीगेंड्स हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स। लीगेंड्स हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स। लीगेंड्स की बेटा स्पेशियल अरेंजमेंट्स क्या होती हैं? बहुत ही अलग होती हैं। स्पेशियल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है? स्पेस में लीगेंड्स का होने का तरीका अलग। जैसे अगर मान लो मेरे दो हाथ हैं, स्पेस में ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, स्पेस में ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो स्पेशियल अरेंजमेंट कुछ अलग अलग टाइप का होता है लीगेंड्स का। वो जुड़े हुए मेटल के साथ ही रहते हैं, उसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उसी एटम से जुड़े हुए होते हैं, बट उनका स्पेस में रखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। ये है इसका सबसे पहले द बेसिक, ठीक है बेटा। अब जो तुम्हारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, वाइट ही ले लेते हैं अभी, जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो हमें पढ़ना होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है बेटा हमें पढ़ना ऑप्टिकल, है ना। एक बेटा आप पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल और एक हम क्या पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल, ठीक है। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी इसमें एक कंडीशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो तो बेटा कंडीशन है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। सब क्या है वो मैं आपको अभी समझा दूंगी, अगर आपको बाय चांस नहीं आता है तो। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा? आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इसकी कंडीशंस होती हैं। और बेटा आपके टाइप्स क्या क्या रहते हैं? टाइप्स क्या क्या रहते हैं बेटा? एक रहता है आपका सिस टाइप, एक रहता है आपका ट्रांस टाइप। यही दो आपके पास टाइप्स रहते हैं, है ना। एक और टाइप आपका होता है फेशियल एंड मेरिडोनियल। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, एक एक केस जब केस आएगा तब अपने आप आपको मैं बता दूंगी, ठीक है बेटा। तो सिस एंड ट्रांस दो टाइप के आपके पास आइसोमर्स रहते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब देखो बेटा जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनके अंदर कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैं बात करूं, उनके अंदर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। किसके अंदर बेटा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। इस वजह से दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कंडीशन है कि आपके मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। वो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होती, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, किसी भी कीमत पे शो नहीं करते। ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है बेटा। अब क्या है, ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपके सामने बना रही हूं आपकी ज्योमेट्री, कौन सी? टेट्राहेड्रल। दिस इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
कौन सी बेटा? ये है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 3 आपके जो है एटम्स नीचे हैं और एक क्या है, ऊपर है। ये क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं है ना, एक ऊपर है 3 नीचे हैं, तो ये ज्योमेट्री प्लेनर नहीं कहलाती है ना, ये ज्योमेट्री प्लेनर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं स्क्वायर प्लेनर की, अगर मैं आपसे बात करूं नाम में ही प्लेनर है, ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर है ना, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे आपके सामने रख दिया, दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर। अब आप चाहो तो इसमें से एक चाकू लो और बीच में से काट दो, तो आपके पास जो 2 हिस्से निकल के आएंगे वो बिल्कुल बराबर आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। जैसे जो हमारी ब्रेड होती है, उसका सबसे नीचे वाला जो ब्रेड होता है वो बहुत ही मोटा होता है, आप अगर उसको बीच में से काट दें तो आपको 2 ब्रेड बिल्कुल सेम मिल जाती है। तो इसका मतलब उस ब्रेड के पीस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूल एज अ होल प्लेनर होता है, मॉलिक्यूल एज अ होल प्लेनर होता है, सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर हो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन प्लेन। तो सबसे पहले ये तो आपकी उससे हट ही जाता है। कौन बेटा? आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है बेटा, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस आते हैं दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर। जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस बेटा आपके पास आते हैं वो आपके आते हैं स्क्वायर प्लेनर। कौन आते हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर आते हैं। अब जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अब उनके अंदर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जो मॉलिक्यूल आपका होता है वो क्या होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या होता है? ऑल एटम्स आर प्रेजेंट, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेन, है ना। ये बेटा आपका एक प्लेन है, ये आपका प्लेन है जिसके थ्रू मैं इसको पूरे को ऐसे काटते हुए बाहर निकलूं। ऐसा प्लेन हो सकता है, ऐसा प्लेन हो सकता है, ये प्लेन हो सकता है, ये जैसे मेरा हाथ का डायरेक्शन है ना, एक प्लेन है। ऐसे मैं एक कागज लूं और उसको ऐसे इसके बीच में से ले जाऊं तो ये एक प्लेन है। तो सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री को ही हम क्या कह देते हैं बेटा? प्लेनर ज्योमेट्री कह देते हैं। सारे के सारे एटम्स किस में प्रेजेंट है? एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना, इट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। बट स्टिल यहाँ पर भी आपके पास क्या रहती हैं? कंडीशन रहती है बेटा। अब आप यहाँ पर बस ध्यान देना कि कौन से ऐसे केसेस हैं यहाँ पर जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, है ना। कंडीशन है, इसका मतलब कहीं कहीं पर तो नहीं भी होगा, है ना। जैसे कि बेटा अब मैं आपको बोलूँ MA4 MA3B, है ना, ये जो आपके टाइप्स हैं बेटा, ये जो आपके टाइप्स हैं, इसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको लीगेंड्स का डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं मिल पाएगा। जब चारों लीगेंड्स ही सेम हैं, तो उनका डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? जब सारे लीगेंड्स सेम ही हैं, लो मैं एक हटाकर कोई चेंज भी कर दूं तब भी मेरा स्पेशल अरेंजमेंट अलग नहीं हो पाएगा। तो स्पेशल अरेंजमेंट बेटा अलग होता किस कंडीशन में है ना। कहाँ पर नहीं होगा? साफ साफ लिख दिया है, MA4 MA3B में किसी भी टाइप का कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है ना, कहाँ पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकता है? तो सबसे पहला ए केस हमारे पास आता है बेटा MA2B2। इस टाइप का आपके पास कॉम्प्लेक्स मिल जाए MA2B2। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना है। MA2B2 में मान लो बेटा ये आपका M प्रेजेंट है बीच में, और मैंने इस तरीके से आपके सामने 2 अरेंजमेंट्स बनाई हैं, जिसमें एक में मैं आपके 2 लिगेंड्स को एक साथ रख रही हूँ, तो एक में उन्हीं 2 लिगेंड्स को ऑपोजिट जगह पे रख रही हूँ। देखो बेटा लिगेंड्स सेम है, सब कुछ सेम है, बस उनको रखने का तरीका अलग अलग है। एक बार हम इनको पास पास रख रहे हैं, तो एक बार हम इनको एकदम दूर रख रहे हैं। तो जब आप पास में रखते हो तो इसको आप कहते हो सिस,
और जब आप दूर रखते हो तो इसको आप कहते हो बेटा क्या, ट्रांस। जब आप पास में रखते हो, एडजेसेंट रखते हो, तो उसको सिस कहते हो बेटा। सिस का मतलब जब आपके ग्रुप्स एडजेसेंट प्रेजेंट हो, है ना, पास पास प्रेजेंट हो। ट्रांस का मतलब है बेटा जब आपके ग्रुप्स कहाँ प्रेजेंट हो, ऑपोजिट प्रेजेंट हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बेटा आपकी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, ये जो बेटा आपकी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, इसे हम ट्रांस अरेंजमेंट कहेंगे। ये दोनों के दोनों लिगेंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम लिगेंड्स है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास कौन सी अरेंजमेंट है, आपकी ट्रांस अरेंजमेंट है। और यहीं बेटा अगर मैं इनको एक दूसरे के पास रख दूं, अगर बेटा मैं इनको यहीं एक दूसरे के पास रख दूं, तो ये आपकी सिस अरेंजमेंट हो गई। ये आपकी क्या हो गई बेटा, सिस अरेंजमेंट हो गई। यहाँ से देख लीजिए, ये आपकी क्या हो गई, आपकी सिस अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, ध्यान रहेगा, पास है तो सिस है और ऑपोजिट है तो ट्रांस है। ठीक है, ओके बेटा। तो ये है आपके पास सबसे पहला आपका एग्जाम्पल Ma2B2। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां पर हम लेंगे B Ma2BC बेटा, है ना। तो यहां पर भी आपके पास यही होता है, सेम टू सेम। ये M हमारा बीच में रहता है, ये हमारे लिगेंड्स हैं। बस अब यहाँ पर आप A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यहाँ पर A ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर बेटा A पास में है। ऑपोजिट भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। ऑपोजिट है बेटा तो उसको हम कह देते हैं ट्रांस, और पास में है तो उसको हम कह देते हैं बेटा सिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहे, सिस है, ट्रांस है। ये बेटा A और B आपके किसी भी टाइप के लीगेंड हो सकते हैं, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ अ लीगेंड, है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे बात करूं, मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बात करूं बेटा, जैसे आपके सामने लिखा है प्लैटिनम NH3 2Cl2। अब आपको ऐसे तो लिगेंड्स तो 4 हैं, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, तो आपको पहले तो VBT से बेटा निकालना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द VBT। तो करो बेटा कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ द VBT, विद द हेल्प ऑफ द VBT। कैसे, आपको पता है बेटा प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, ज़ेनन 5d8 6s2, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो प्लैटिनम कितना आ जाएगा, +2, तो ये आ जाएगा बेटा ज़ेनन 5d8। और तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा 5d सीरीज का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है बेटा, ये तुम्हारा 5d सीरीज का एलिमेंट है। अगर तुम्हारा एलिमेंट 5d सीरीज का होता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तुम्हें पता है बेटा तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, यानी कि तुम्हें पेयरिंग तो करनी ही है, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। तो कैसे करते हो बेटा, ये अपना 5d8 है, 1 2 3 4 5 6s, और फिर यहाँ पर बेटा क्या आपका 6p, तो 5d 6s 6p। इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करो, 5d8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लीगेंड्स आएंगे तो उनको डब्बे चाहिए, 1 2 3 4। अब ये बेटा चारों के चारों मिलकर जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देंगे, ये चारों के चारों मिलकर जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देंगे वो देंगे DsP2। तब जाके आपको समझ में आएगा बेटा कि ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर मान लो कि ये sp3 आता तो फिर इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, पहले तो निकालना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका जो है ये बेटा जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो अब आप इसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यानी कि यस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बेटा NH3 पास पास में भी हो सकते हैं, या बेटा जो आपके NH3 हैं वो ऑपोजिट भी हो सकते हैं, है ना। ये आपका कौन सा फॉर्म होगा बेटा, सिस। ये कौन सा होगा बेटा, ट्रांस। तो इसको ना बेटा सिस प्लेटिन के नाम से भी जानते हैं, इसको बेटा सिस प्लेटिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सिस प्लेटिन के नाम से। ये आपकी एक तरीके की एंटी
कैंसर ड्रग होती है। क्या होती है बेटा? ये एक तरीके की एंटी कैंसर ड्रग होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल है ये? MA2B2 का। अब आपको MA2BC होगा तो 2 लिगेंड सेम रहेंगे और 2 लिगेंड्स जो हैं वो अलग अलग रहेंगे, तो वो MA2BC हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगी ये चीज। चलिए अब आते हैं हम आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास एक केस आ सकता है बेटा, MABCD। ऐसे चारों ही लिगेंड्स मान लो बेटा कि आपके अलग आ जाएं, है ना, चारों ही लिगेंड्स अलग आ जाएं, तो आपके पास कुछ ऐसा केस बनता है। M, चारों ही लिगेंड्स क्या है बेटा? अलग हैं। तो यहां जो बेटा आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर आपके 3 बनते हैं। तो एक को तो बेटा पोजीशन को आप कॉमन कर दीजिए, एक की पोजीशन को आप फिक्स कर दीजिए, वो पोजीशन आपकी हिलनी नहीं चाहिए, है ना। ये क्या है बेटा? B है, ये क्या है? C है, ये क्या है? D है। तो एक बार इसके ट्रांस में लेकर आइए C को, फिर करिए रोटेशन, B को इधर ले आइए, C को इधर ले जाइए और D को आगे खिसका दीजिए। अब B को भी और खिसका दीजिए तो D यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा और B यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के आपको क्या मिलते हैं बेटा इसके अंदर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको एक की पोजीशन को फिक्स करना है और सिर्फ रोटेशन करते हुए चले जाना है। ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है याद करने की। एक बार ये यहाँ आया, एक बार ये यहाँ आया, तो बस मिल गए 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या मिल गए बेटा? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब एक बात का ना बेटा ध्यान रखना, एक चीज यहां पर ही मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनना है हर बच्चे को। देखो बेटा, आपके पास ना लीगेंड्स होंगे जिनको मैं लिखूंगी ए तरीके से, ब्रैकेट में डाल के। अगर मैं लीगेंड को लिख रही हूं इस तरीके से ब्रैकेट डालकर ए, तो इसको बोला जाता है बेटा सिमेट्रिकल। इसको क्या बोला जाता है बेटा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। इसे क्या बोला जाता है बेटा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट En होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो आपको पता है बेटा जो En आपका होता है ना वो एक ए टाइप का लीगेंड ही होता है, क्योंकि इसमें जो डोनर एटम्स है ना बेटा, जो आपके मॉलिक्यूल में डोनर एटम्स हैं वो दोनों क्या है बेटा? सेम है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, और ये दोनों के दोनों ही क्या है? आपके डोनर एटम्स प्रेजेंट है। दोनों ही क्या है बेटा? आपके डोनर एटम्स प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपके डोनर एटम सेम ना हो। मान लो जैसे आपके पास ब्रैकेट में वो हमेशा लिख दे ऐसे ए बी करके, तो बेटा ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड नहीं होगा, ये अनसिमेट्रिकल, ये बेटा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड होगा। ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड हो जाएगा। जैसे कि मान लो बेटा यहां पर आपके सामने लिखा हो कोबाल्ट ग्लाय होल थ्राइस, ऐसा बेटा आपके सामने लिखा हो, है ना। अब ग्लाय का मतलब क्या होता है? ग्लाय का मतलब होता है कि वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड है। क्या होता है बेटा वो? NH2। ये मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ लीगेंड सिखाए थे। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना। एक तो बेटा ये आपकी डोनर साइट होती है, एक आपकी ऑक्सीजन डोनर साइट होती है ना। तो डोनर साइट्स अलग अलग हैं। ऊपर वाले में दोनों नाइट्रोजन थे बेटा, नीचे वाले में एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड होगा, वो बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड होगा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड एंड सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। ठीक है बेटा, लिखेंगे इतना।
चलिए अब क्या होता है ये आपने सीख लिया है बेटा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाट इज ब्रैकेट ए एंड व्हाट इज ब्रैकेट ए बी। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। किसी भी बच्चे को इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का कोई भी डाउट बेटा मुझे इसमें नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा आप इस बात का, ठीक है। चलो तो फिर ये होने के बाद अब मान लो बेटा वो आपसे पूछता है इसके बारे में, मान लो बेटा वो आपसे पूछता है इसके बारे में, एम ए होल ट्वाइस। इस टाइप का आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है एम ए होल ट्वाइस का, है ना। यानी कि मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एम एलिमेंट है और उसके साथ मान लो जैसे कि ई एन ही 2 लिखा हुआ है, यानी कि आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड 2 बार प्रेजेंट है। तो आपको कैसे शो करना है, क्या इसमें कोई होगा बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो देखिए ये इस टाइप से आपका कॉम्प्लेक्स है। अब चारों तरफ ही जो डोनर एटम्स है बेटा वो तो सेम ही है, चारों तरफ बेटा डोनर एटम्स तो सेम ही है, ऑल डोनर एटम्स तो सेम है बेटा। तो हम कैसे बताएं बेटा कि इसमें सिस क्या है और ट्रांस क्या है, मैं कैसे बताऊं, कैसे अरेंजमेंट को यहां पर दिखाऊं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा इसीलिए ऐसी कंडीशन में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है बेटा। जैसे मान लो आप यही एग्जाम्पल ही ले लो, तो ये M है बेटा, ये NH2 है, ये NH2 है, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज NH2, है ना। और यहां देखो दिस इज NH2, दिस इज CH2 CH2, दिस इज बेटा NH2, है ना। ये है आपका कॉम्प्लेक्स। तो बेटा डोनर एटम्स को चेक करिए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो डोनर एटम्स आपको सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। ऑल डोनर एटम्स आर सेम, सो आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर आई शुड राइट सिस और आई शुड राइट ट्रांस, क्या लिखूं नहीं बता सकती, है ना। चलो तो इसका मतलब है बेटा ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है तो आपके पास किसी भी टाइप का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, किसी भी टाइप का बेटा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो एक कंडीशन यहाँ पर इसको भी लिखो, एम ए होल ट्वाइस को, इसको भी ऐड करो बेटा। ये सारे के सारे केसेस वही हैं जिसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास मैं बोलूं कि आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, आपके पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि एम ए बी होल ट्वाइस टाइप का कोई लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या होगा। जैसे कि मान लो एम बीच में है बेटा, तो ये ए बी टाइप का एक लिगेंड हो गया, ये ए बी टाइप का एक लिगेंड हो गया, करेक्ट। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि ये पोजीशन आपकी क्या है, ट्रांस है, और ये पोजीशन क्या है बेटा आपकी सिस है। वन पोजीशन इज सिस एंड अदर पोजीशन इज ट्रांस। आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, एंड इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं बेटा मैं, है ना, निकल ग्लाइसिन 2 ये बेटा आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ग्लाइसिन आपका एक लिगेंड होता है ना, और इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 COO नेगेटिव, है ना। अब आपको पता है ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो निकल को बीच में बनाओ, NH2 CH2 COO नेगेटिव, NH2 CH2 COO नेगेटिव। ये तो बेटा आपका ट्रांस हो गया, और आप बना सकते हैं अपना सिस भी,
ओके बेटा, तो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। ये बेटा आपका सिस फॉर्म हो जाएगा और ये बेटा आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो दे डू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनके अंदर बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहता है, ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलिए ये तो हो गए बेटा सारे के सारे केसेस अबाउट द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इससे ज़्यादा बोर्ड्स में आते नहीं हैं और इससे कम आपको करने नहीं हैं। ठीक है, इतना बेटा बोर्ड्स में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पूछा जाता है फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक मैंने चीज़ें कवर करी है अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। लेकिन अब मैं आपके साथ मूव कर रही हूँ फॉर द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम मूव करेंगे बेटा किसकी तरफ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। किसकी तरफ बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। किसकी तरफ बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तुम्हारे पास मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास अब यहाँ क्या है भाई? उल्टा है कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? नॉन प्लेनर, है ना। मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो ही नहीं सकता, है ना। अगर मुझे नॉन प्लेनर अपना मॉलिक्यूल जो चाहिए, तो यहाँ से एक चीज़ तो अभी की अभी क्लियर हो गई है। मैं पहले ही 3 स्टार लगा के खुद से लिख रही हूँ कि बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किसी भी टाइप का कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता। ये बात ध्यान रहे। हाँ, कीमत आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन वो बहुत हायर क्लासेस में जाके हमें कुछ केसेस मिलते हैं। फिलहाल के लिए आपको दिमाग में रखना है, नेवर ever you are going to see optical isomerism in the square planar complexes because they do have a plane of symmetry। मॉलिक्यूल में हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बीच में से काटूं तो 2 हिस्से हमेशा सेम आएंगे ही आएंगे। तो मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं हो सकता। ध्यान रहे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ये बात हर बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रहे, है ना। आइसोमर्स शुड शो, है ना। आइसोमर्स क्या शो करने चाहिए बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो हमेशा आपके लिए क्या शो करें? वो हमेशा शो करे बेटा क्या? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो बेटा, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ। अगर मैं आपके सामने एक ए बनाऊं और इसकी मिरर इमेज बना दूं, तो वो भी क्या बनेगी? ए, है ना। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर मैं इसको उठा के सीधा इसके ऊपर रख दूं, तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकते हैं? सुपर इम्पोज हो सकते हैं ना। एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि नीचे क्या था और ऊपर क्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लेकर बोलूं, है ना, ये है बेटा सी, और इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो ऐसी बनेगी। अब अगर मैं इसके ऊपर उठाकर इसको रख दूंगी, तो ये तो बेटा फिर ऐसा रखा जाएगा, है ना। तो ये तो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? सुपर इम्पोजेबल ये क्या है बेटा आपकी?
सुपर इम्पोजेबल, और ये आपकी क्या है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना। ये क्या है बेटा, आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और मिरर इमेजेस हर हालत में नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। अगर मैं इसकी मिरर इमेज को उठा के, इसकी मिरर इमेज ये होगी, और मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखती हूँ तो ये ऐसी पिंक वाली दिखाई देगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे नहीं जा सकते, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है बेटा, है ना। इस हाथ की मिरर इमेज ये आएगी। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो मेरा अंगूठे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। पलट के नहीं रखना है बेटा, ऐसा नहीं करना है कि आप पलट के ऐसे रख देंगे, पलटा पलटी अलाउड नहीं होती है। जैसा है वैसा का वैसा उठा के रखो। मेरे हाथ के जो अंगूठे हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे हाथ जो हैं आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस शो करेंगे। ध्यान रहे, अच्छे से ध्यान रहे, है ना। हाथ से भी आपको अपना एग्जाम्पल ध्यान रखना है ना बेटा। जैसे ये हाथ है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर हाथ नहीं बनाए हैं बट काम चल जाएगा आपका। तो एक ये हाथ है बेटा, है ना, दीज आर योर हैंड्स। तो ये भी बेटा क्या शो करते हैं, ये आपका थंब है, ये बेटा आपका क्या है, थंब है, ये भी आपका क्या है, थंब है। तो ये भी क्या शो करेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये भी क्या शो करेगा बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीज। सबसे पहले बेटा बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई वो आपसे कह रहा है कि भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या है। तो आइसोमर्स को शो करनी पड़ेगी, आइसोमर्स की आपस में क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अभी सिर्फ तुम इसका बेसिक समझो, क्या कराना है, कैसे कराना है, वो मेरा काम है। दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट को बिठाना है वो मेरा काम है। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखना है क्या चल रहा है। ओके बेटा, ध्यान रहे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, अगर मैं पूछूं बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर तो होती नहीं है बेटा, दैट इज नॉट प्लेनर, है ना। जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ज्योमेट्री बेटा प्लेनर तो होती नहीं है ना। दे आर, जो उनकी ज्योमेट्री होती है बेटा, जो उनकी ज्योमेट्री होती है दैट इज नॉन प्लेनर। जो उनकी ज्योमेट्री होती है बेटा वो आपके पास क्या होती है, नॉन प्लेनर होती है। ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, नॉन प्लेनर। अब क्या है, आप चाहते हैं कि इसके अंदर किसी भी टाइप का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर किसी भी टाइप का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो तो बस एक ही बात का ध्यान रखो बेटा कि सारे के सारे लिगेंड्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, है ना। बस एक ही बात का ध्यान रखो बेटा कि ऑल लिगेंड्स शुड बी डिफरेंट। सभी लिगेंड्स आपके पास क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट होने चाहिए। अगर सभी के सभी लिगेंड्स डिफरेंट है और वीबीटी के थ्रू आपकी ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल, तो ही सोचना बेटा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, वरना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मत सोचना। अगर 2 भी लिगेंड सेम हो गए, 3 भी सेम हो गए, तो किसी भी टाइप का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। मैं साफ साफ कह रही हूँ, ऑल लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, ये बेटा आपकी कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। किसके अंदर, आपके रिस्पेक्टिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ये बेटा क्या है, ये आपकी कंडीशन है कि आपके सारे के सारे लिगेंड्स, आपके बेटा सारे के सारे लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए, तब ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपका होगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा, जैसे आपके पास ये है ना, चारों लिगेंड्स अगर आपके अलग होंगे तो आप ऐसा प्लेन पास करो जिसमें ये ग्रीन वाला आटम आए और पीछे से एक ये वाइट वाला आटम आए, है ना। अब ये दोनों आटम्स आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अगर आप यहाँ से एक प्लेन ऐसे काटोगे जो इस हरे वाले को काटे, इस काले वाले को काटे और इस सफ़ेद वाले को काटे, यानी कि बीच में से अगर मैं ऐसे काटूं तो मिरर इमेजेस, मतलब आपकी जो ये दोनों चीज़ें हैं ये सेम ना हो, है ना।
अगर आप ऐसे काट रहे हो और अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं तो आपके मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। वो तो आनी ही नहीं चाहिए। आप काटो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग आने चाहिए, तभी आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, अलग होंगी, है ना। ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, अलग, ताकि बीच में से काटें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो ना करें। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। मान लो कि आप ये वाला प्लेन लेना चाहते हो, लो आप रोटेट करके ये वाला प्लेन लेना चाहते हो, तो आपके ये दोनों अलग होने चाहिए। आप रोटेट करके ये वाला प्लेन लेना चाहते हो तो ये दोनों अलग होने चाहिए। अब प्लेन तो मेरा मन करेगा तो मैं कोई भी उठा लूंगी, है ना। एक भी मुझे मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन मिल गया, एक भी मुझे मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन मिल गया जिसको काटने पर राइट और लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम आ जाए, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, तो मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसी कीमत पे नहीं हो सकता। तुम मॉलिक्यूल में जो उठाओ, इधर उधर ऊपर नीचे, जैसा प्लेन तुमको उठाना है उठाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारे सारे के सारे लिगेंड्स क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। सारे के सारे लिगेंड्स क्या होंगे बेटा, डिफरेंट। तो ध्यान रहे, ये है आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन। ये तो आपको पता ही है बेटा, ये तो आपको पता ही है कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन कंडीशन होती है ये, वरना नहीं, वरना ये भी नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए हो। अब आ जाओ तुम बेटा, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आपसे, एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगी। बहुत से बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी पता नहीं होती हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है ना। ये तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तुमने हेलोएल्केन्स हेलोरेन्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, है ना। इस चीज़ के बारे में बेटा तुमने पढ़ा होगा। देखो क्या होता है, हम इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो बेटा फिनोमेना डिस्कस करते हैं, जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना डिस्कस करते हैं तो हम करते क्या है बेटा, हम एक वाइट लाइट को पास करते हैं, हम एक वाइट लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म से। ये आपके पास वाइट लाइट होती है, क्या होती है बेटा आपके पास, ये वाइट लाइट होती है। इसको आप पास करते हो कहाँ से, इसको आप पास करते हो बेटा एक प्रिज्म से, जिसका नाम क्या होता है, निकोल प्रिज्म। अब इस प्रिज्म की एक खासियत होती है कि ये कुछ लाइट को तो अपने अंदर से पास होने देता है ना, और कुछ लाइट को अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो लाइट आपके पास, इसके पास पास होने के बाद जो निकलती है ना, वो बेटा सिंगल वेवलेंथ की निकलती है। जो लाइट आपके पास निकलती है बेटा, वो निकलती है मोनोक्रोमैटिक, है ना। मोनोक्रोमैटिक लाइट निकलती है, जिसकी क्या होती है, जिसकी क्या होती है बेटा, सिंगल वेवलेंथ होती है। इसको हम PPLB कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम इसे कहते हैं बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस लाइट को हम पास करते हैं एक ट्यूब से, है ना। इस तरीके से एक ट्यूब रहती है बेटा आपके पास, इस लाइट को हम पास करते हैं इस तरीके से एक ट्यूब से, और इस ट्यूब के अंदर हम डाल देते हैं एक सोल्यूशन। इस ट्यूब के अंदर हम एक डाल देते हैं सोल्यूशन किसी कंपाउंड का। इस ट्यूब के अंदर बेटा हम डाल देते हैं सोल्यूशन किसी कंपाउंड का। आप बेटा इस ट्यूब के अंदर डालेंगे एक सोल्यूशन, एक कंपाउंड। जैसे आपने इस कंपाउंड को डाला, इस रिस्पेक्टिव प्लेन पोलराइज ने इसके अंदर से पास किया, है ना। ये लाइट बेटा इसके अंदर से ऐसे पास होती है। तो अब 3 कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी बेटा, आपको दिखाई देंगी 3 कंडीशंस। हो सकता है कि आपकी लाइट रोटेट ही ना हो सकता है बेटा कि आपकी लाइट रोटेट हो तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो। मान लो बेटा कि लाइट जैसी थी वैसी की वैसी आ जाए। मान लो बेटा कि वो राइट की तरफ रोटेट हो, मान लो कि बेटा वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हो, है ना।
कुछ भी आपके पास हो सकता है, कुछ भी बेटा आपके पास हो सकता है। मान लो बेटा लाइट आपकी ऐसी की ऐसी बाहर आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा, जो आपकी इस ट्यूब में ये कंपाउंड प्रेजेंट है, इसका मतलब बेटा ये जो ट्यूब में कंपाउंड प्रेजेंट है, सोल्यूशन एक कंपाउंड है ए मान लो, तो मान लो बेटा वो ए जो आपका होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। वो कंपाउंड आपका क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मान लो कि आपकी लाइट रोटेट हो जाए राइट की तरफ, तो इसका मतलब है बेटा कि आपका जो ए कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। वो क्या है बेटा? आपका कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड है बेटा आपका क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। वो कंपाउंड आपके पास क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। और जब वो लाइट की तरफ राइट की तरफ रोटेट करता है तो उसको हम कहते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस विद द स्मॉल डी, नेवर द कैपिटल डी, प्लस एंड विद द स्मॉल डी, ठीक है। और अगर बेटा यहाँ की तरफ रोटेट हो जाए तो इस कंपाउंड को भी क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? ये आपके पास हो जाएगा आपका लेवो रोटेटरी। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? आपका लेवो रोटेटरी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस एल लिख सकते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिख सकते हैं एंड लेवो रोटेटरी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव, अगर आपका ए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है बेटा? अगर आपका ए कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है ना। या तो लाइट को रोटेट कर रहा है बेटा किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ, या रोटेट कर रहा है राइट की तरफ, है ना। या आपका कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है ना। तो ये शो करेगा बेटा, ये शो करेगा फिनोमेना किसका? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, है ना। ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड जो है ये शो करेगा बेटा स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें से एक होता है बेटा नाम प्लस डी, एक होता है माइनस एल, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड द लीवो रोटेटरी। और इन स्टीरियो आइसोमर्स को आपस में कहा जाता है इनेंशियोमर्स, है ना, इनेंशियोमर्स। अब ध्यान रखना क्या मतलब है इस बात का। तुम्हारे इस रिस्पेक्टिव ट्यूब में एक कंपाउंड प्रेजेंट है, उसके कुछ आइसोमर प्रेजेंट है। इस ट्यूब के अंदर कुछ डी घूम रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर कुछ एल घूम रहे हैं, है ना। अगर बेटा डी और एल का नंबर बिल्कुल बराबर होता है तो कोई आपको रोटेशन नहीं दिखाई देती, ठीक है, रोटेशन 0 है। अगर इसमें डी का नंबर ज़्यादा है तो आपको रोटेशन राइट की तरफ दिखाई देती है। अगर यही स्टीरियो आइसोमर्स में लीवो का नंबर ज़्यादा है, यानी कि एल का नंबर ज़्यादा है, तो आपको लेफ्ट की तरफ रोटेशन दिखाई देती है। अगर आपको रोटेशन दिखाई देती है तो इस ट्यूब में प्रेजेंट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, वो फिनोमेना शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ये जो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स जो कहलाएंगे, आपस में जो अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो स्टीरियो आइसोमर्स तो कहलाएंगे, साथ में वो इनेंशियोमर्स भी होंगे। और इन्हीं की ही क्या होती है? इन्हीं स्टीरियो आइसोमर्स की क्या होती है? आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इन्हीं की ही आपस में क्या होती है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ध्यान रहे इस बात का हर बच्चे को। अब देखो बेटा, ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। यही स्टीरियो आइसोमर्स को आपस में इनेंशियोमर्स कहा जाता है, जो शो करते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ध्यान रहे बेटा, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो कर रहे हैं, अगर सारे के सारे लिगेंड्स डिफरेंट हैं, और अगर ये शो कर रहे हैं आपका आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, तो बेटा ये आपको ऐसा दिखाई देगा। इनकी आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बेटा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, M A B D C।
ठीक है, ध्यान रहेगा आपस में। अब ये जो है बेटा, इसको तुम लिखोगे, किसी एक को नाम दे दो प्लस डी और एक को नाम दे दो माइनस एल। ये दोनों आपस में क्या है? इनएंटियोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, या फिर आपके डी और एल फॉर्म्स हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा ये चीज। ओके, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये है बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने लिखा। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं बेटा? आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सबसे पहले सीखनी पड़ती है पोजीशन कौन कौन सी सिस है और कौन कौन सी ट्रांस है। सबसे पहले बेटा पोजीशंस को सीखो। तो ये बेटा आपके पास अगर आपका जो ज्योमेट्री है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल है तो पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपके पास कुछ पोजीशंस हैं, है ना। तो उसमें बेटा कौन कौन सी पोजीशन सबसे पहले आपके पास सिस होती हैं? 1 और 2 सिस होती है, 2,3 सिस होती है, 3,4 होती है ना बेटा। 1,2 2,3 पहले ऐसे मत लिखो, पहले तुम लिखो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। ये सारे आपस में क्या है? सिस हैं। फिर 4 विथ 2, 4 विथ 3, 4 विथ 5 एंड 4 विथ 6, ये भी आपस में क्या है बेटा? सिस हैं। और कौन कौन से सिस हैं? 2,3, 3,5, 5,6 एंड 2,6, ये भी आपस में क्या है बेटा? ये भी आपस में सिस हैं। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये तीनों के तीनों बेटा आपस में क्या कहलाते हैं? ये तीनों के तीनों आपस में कहलाते हैं सिस फॉर्म्स। ये सभी के सभी आपस में क्या कहलाएंगे? सिस फॉर्म। सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा कि सिस फॉर्म कौन कौन सी हैं। उसके बाद तुम सीखो ट्रांसफॉर्म कौन सी हैं। 1 और 4 आपस में ट्रांस होंगे, 2 और 5 आपस में ट्रांस होंगे और 3 और 6 आपस में ट्रांस होंगे। ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे बेटा? ये सभी के सभी आपस में ये फॉर्म्स थोड़ी कम होती हैं, इनको आप क्या बोलोगे बेटा? ट्रांसफॉर्म। इनको आपस में आप क्या बोलोगे बेटा? ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले बेटा आपको यही पता होना चाहिए, करेक्ट। सबसे पहले बेटा आपने जान ली है कि सिस फॉर्म कौन सी होती है और ट्रांसफॉर्म कौन सी होती है। अब सीखना है कि कौन कौन से फॉर्म में तुम्हारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा और कौन कौन से फॉर्म में बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सब चीजें पहचाननी है, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान दो बेटा। पहले तो तुम ये देख लो बेटा कि आपके किस किस केस में यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ऑक्टाहेड्रल का जीआई भी डिस्कस नहीं करा है ना। तो अगर आपके पास प्रेजेंट है केस MA6 और केस प्रेजेंट है बेटा MA5B, इन केसेस में किसी भी कीमत पर ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। बिल्कुल दिमाग से ये केस एग्जिट कर देना है। आते ही आंसर सीधा डन कि होगा ही नहीं, है ना। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे दूं, है ना। कोबाल्ट NH3 6+3, तो बेटा इसमें कोई आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि ये किस टाइप का पार्ट है? ये है MA6 का। इसी में बेटा मैं एक Cl और डाल दूं MCl यहाँ पर +2, तो इसमें भी नहीं होगा बेटा। कोई भी आप अपना एग्जाम्पल लेना चाहो ले लो, इनमें से किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपके टाइप्स ही वो हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। लिख दिया है मैंने बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्रॉस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रॉस, ध्यान रहे। अब सबसे पहला केस मैं वो कराऊंगी जिसमें होता है, यानी कि MA4B2, और इसी के ही जैसा आपके पास होता है बेटा
A4BC। ये दोनों ही टाइप्स बेटा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, है ना। तो एक को समझ लोगे तो दूसरे का आंसर बस टिक करना है। अब मान लो बेटा आपका ये मॉलिक्यूल है ना, मान लो बेटा कि आपका ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपने बनाया B ऊपर, यहाँ पर B नीचे और 4 A बना दिया आपने, है ना। ये आपके पास क्या बन गया बेटा, MA4B2। उसके बाद बेटा B आपने रखे पास में और A को रखा इस तरीके से, है ना। तो बेटा B आपके हो सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और B बेटा हो सकते हैं आपके इस तरीके से। तो ये फॉर्म जो होगी सबसे पहले ये कहलाएगी आपकी कौन सी फॉर्म बेटा, ट्रांसफॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी सिस फॉर्म। सबसे पहले तुम्हें ट्रांस और सिस को पहचानना सीखना है। मैंने ये दोनों पोजीशंस, अब तुम ए को रख दोगे बेटा तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको रखो। अब तुम ए को ऊपर नीचे रख दोगे तो कैसे समझ पाओगे, क्योंकि ए तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो अनकॉमन ग्रुप को उठाना है, अनकॉमन लीगेंड को उठाना है। तो सबसे कम लीगेंड का नंबर किसका है, बी का है। तो एक बी को ऊपर रखा, एक बी को नीचे रखा, ठीक है। ऑपोजिट है तो ट्रांस है, और पास पास है बेटा तो सिस होंगे, ठीक है। अब क्या है, मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन पास करती हूँ बेटा, जो प्लेन इस तरीके से जाएगा, है ना। जब आप इसे ऐसे बीच में से काटोगे तो इसकी और इसकी आपस में क्या आ जाएगी, मिरर इमेजेस आ जाएगी बेटा। इसकी और इसकी आपस में क्या आ जाएगी, मिरर इमेजेस आ जाएगी। देखो कैसे, ये भी मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखो। जैसे बेटा ये आपके पास आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ना, ये बेटा आपके पास क्या है, आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग है ना। तो मैं यहाँ से बीच में से एक प्लेन पास कर रही हूँ, तो ये और ये आपस में क्या शो करेंगे, ये और ये आपस में क्या शो करेंगे, आपकी मिरर इमेज, है ना। क्योंकि दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम। ऐसे बीच में से काटूंगी तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट बिल्कुल सेम कट के आएंगे। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसलिए इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन इस रिस्पेक्टिव केस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है 2, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं है। और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 2। ये आपसे पूछा जाता है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की वजह से ही रहेंगे। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, मैम इसमें कौन सी प्लेन प्रेजेंट होगा। मैम ट्रांस में तो हम समझ गए, पर सिस में हम कैसे समझें। तो बेटा एक प्लेन पास करो ऐसे, जो इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा और इसको लेगा, ऐसे करके एक प्लेन पास करना है, ये प्लेन पास करना है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, सिमिलैरिटी। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्लेन को बेटा, ये जो प्लेन आपके पास था, इस प्लेन का एक नाम होता है, इस प्लेन का एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं डायगोनल प्लेन। इसको बेटा वर्टिकल प्लेन कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल प्लेन कहते हैं, है ना। जैसे अगर आपके पास ये आपकी ज्योमेट्री है, तो आपको डायगोनली कैसे कट करना है, आप मान लो बेटा, अब आपके पास जो है थोड़ा सा हम ज्योमेट्री को चेंज कर देते हैं, इनको पहले पास में रखते हैं, है ना। अब ये आपका सिस फॉर्म होगा, अब ये होगा बेटा आपका सिस फॉर्म, है ना। ये आपके पास प्रेजेंट है, तो हमने क्या करा, ऊपर वाला एक एटम लिया और ये वाला, इन दोनों को सेम प्लेन में रखते हुए काटना है। तो ऐसा प्लेन काट दो जिसमें ये भी आए और ये भी आए, यहाँ से काट दो, यहाँ से देखो बेटा, पहले पूरा इमेजिनेशन कर लो, है ना। ऐसा प्लेन पास करूं जिसमें दोनों पर्पल आ रहे हैं।
अभी तुमको यहाँ पर ये डायगोनल दिखाई दे रहा होगा, बट मैंने तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया है ना। यहाँ पर अगर तुम ज्योमेट्री के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें वर्टिकल दिखाई देगा, है ना। वहाँ पर अगर मैं 2D में दिखाऊंगी तो मैं उसको शो नहीं कर सकती। डायगोनल भी होगा बेटा इसके अंदर, आप इसको ऐसे शो कर दोगे तो डायगोनल होगा, आप इसको ऐसे रख दोगे तो यहाँ पर वर्टिकल होगा, ठीक है। ये ऐसे प्रेजेंट है आपके सामने, तो डायगोनल प्लेन है। तो ये वाला वाइट और ये वाला वाइट आपस में क्या शो करें बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। आप सिंपल वर्टिकल के हिसाब से भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट बेटा यहाँ पर है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी बेटा कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये केस, सबसे ज़्यादा सवाल इसी केस से ही आते हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी 3 स्टार लगा चुकी हूँ। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? 2, एक है सिस और एक है ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ होता नहीं है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। जितने ऑप्टिकल हैं और जितने ज्योमेट्रिकल हैं उनको ऐड कर लो तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। इसके बाद आपके पास आता है अगला केस, दैट इज बेटा MA3B3, ये आपके पास केस आता है। उसके बाद कौन सा बेटा? MA3B3, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो M को रखो बेटा बीच में, तो ये A और A ऐसे कॉमन रखने हैं और ये B और B ऐसे कॉमन रखने हैं, ठीक है। अब यहां पर बेटा इस तरीके से एक प्लेन पास करो, मतलब ऐसे प्लेन मत पास करो, इस तरीके से शेडिंग करो, ये है ना, इस तरीके से बेटा एक शेडिंग करो। तो ये जो आपके पास ये इतना पार्ट है, ये आपके ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है ना। ये बेटा आपके ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से एक स्क्वायर बना दूं, तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है। तो इसको क्या कहा जाता है? फेशियल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में फैक। फेशियल यानी कि बेटा फैक, ठीक है। और हो सकता है बेटा कि आपके पास ऐसा आ जाए A एंड A और बाकी आपस में क्या बेटा? ये B। तो आपको सबसे पहले तो बनाना है ऑक्टाहेड्रल का ये स्क्वायर, फिर शेडेड रीजन से बेटा ये बनाओ। अब एक लाइन यहां बनाओ, एक लाइन बेटा यहां बनाओ और एक लाइन बेटा यहां बनाओ, है ना। तो ये आपके पास क्या है? ऐसे। इसको कहते हैं बेटा हम फेशियल, तो इसको कहते हैं हम बेटा मेरिडोनियल। फेशियल मेरिडोनियल, मर, है ना। मेरिडोनियल का मतलब क्या होता है? जब तुम एक स्फेयर बनाते हो तो उसको बीच में से यहां से काटोगे तो तुमको 2 इक्वल साइज के, सबसे बड़े इक्वल साइज के आपके सेमी स्फेयर मिलेंगे, है ना। तो उनको आप क्या बोलते हो? वो जो लाइन जो ऐसे पार्ट को कट करती है, जो बिल्कुल तुम्हें 2 इक्वल हाफ्स मिल जाए, वो मेरिडियन लाइन कही जाती है। तो अगर तुम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हो, बेटा, तो वो लाइन हमेशा बीच में से पास करेगी ना। तो मैं एक ये एटम ले लेती हूँ, एक ये एटम ले लेती हूँ, एक ये एटम ले लेती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? मेरिडोनियल, है ना। एक ही प्लेन में एक एटम ऊपर है, एक एटम नीचे है, तो ये प्लेन वाले 4 एटम्स में से तुम 3 ले लो बस। प्लेन वाले 4 एटम्स में बेटा तुम सिर्फ 3 ले लो, तो वो मेरिडियन पे लाई करेंगे, तो इसलिए इसको मेरिडोनियल कहा जाता है। और फेस की बात करोगे तो एक ऊपर और 2 ऐसे। ये ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ऐसे ये तीसरा फेस है, ऐसे ये चौथा फेस है। तो इसमें से कोई भी एक फेस ले लो तो फेशियल हो गए, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, ये चीज ध्यान रहेगी बेटा। ये जो आइसोमर्स आपके सामने लिखे हैं इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। 2 होते हैं जो, यहाँ पर भी बेटा कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं होता है। इसका मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर कितने हैं? 2, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से है, और किसी की भी वजह से नहीं है, और किसी की भी वजह से बेटा नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रहे। स्टीरियो आइसोमर्स 2 हैं जो कि आपके पास क्या है? आपके
ज्योमेट्रिकल, या कोई आपके पास ऑप्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इनमें भी बेटा क्या प्रेजेंट होती है, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, ध्यान रहे दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये है बेटा आपका MA3B3। उसके बाद आता है बेटा अगला केस MAA होल थ्राइस, यानी कि आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, कितने, 3। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कितने प्रेजेंट है बेटा, आपके पास 3 है ना। तो एग्जाम्पल ही ले लेती हूं मैं इसका सीधा, कोबाल्ट EN होल थ्राइस +3 है ना, कोबाल्ट EN होल थ्राइस +3, ऐसा एग्जाम्पल है बेटा। तो देखो आप खुद से ही बताओ मुझे, हम ये करते हैं बेटा NH2CH2CH2, ये बेटा NH2CH2CH2। अब इथिलीन डायमीन तो तुम बहुत बार बना चुके हो, तो तुम्हें पता है यहाँ पर जो मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अब बेटा मैं कैसे बताऊं कि कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस, क्या मैं बता सकती हूँ, नहीं। द रीजन बीइंग, क्योंकि सारे के सारे एटम्स ही क्या है, कनेक्टिंग एटम्स क्या है, सेम। तो इसमें किसी भी टाइप का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बेटा प्रेजेंट होता नहीं है। लेकिन तुम इस मॉलिक्यूल की अगर एक मिरर इमेज बनाते हो, अगर बेटा तुम इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाते हो, अगर बेटा तुम इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाते हो, है ना, तो वो आपस में क्या आएंगी, वो आपस में क्या आएंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। वो आपस में क्या आएंगी बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये आपस में क्या है बेटा, इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करने वाले। इसका मतलब क्या है बेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि इस केस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, वहां आप सिस और ट्रांस लिख देते हैं, यहाँ पर आपको +D और -L लिखना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टीरियो आइसोमर्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर, स्टीरियो आइसोमर्स भी यहाँ पर 2 ही होंगे, जो कि ज्योमेट्रिकल की वजह से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल की वजह से। किसकी वजह से बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल की वजह से। तो ध्यान रहे ये चीज, ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारा जो टाइप आता है दैट इज MAA होल ट्वाइस B2। अब बेटा आपका इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आ सकता है, ठीक है, दिस काइंड बी द कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर आपको किस बात का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले हम बेटा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं M, और अब बाइडेंटेट लिगेंड आपके पास कितने प्रेजेंट है, बाइडेंटेट लिगेंड बेटा आपके पास कितने प्रेजेंट है, 2। तो पहले तो हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये 2, एंड ऊपर नीचे आपके पास आ जाएंगे ये B, ठीक है। एक आपका टाइप ये हो सकता है बेटा, और इस टाइप को हम नाम दे देते हैं आपका ट्रांस, ठीक है। उसके बाद एक आपका टाइप हो सकता है बेटा इस तरीके से, जिसमें आप B को रखो एक दूसरे के पास, जिसमें बेटा आप B को रखो एक दूसरे के पास, तो वो हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 2 टाइप के बेटा आपके पास सबसे पहले फॉर्म बनते हैं। B के रिस्पेक्ट में मैं इनको ट्रांस कह रही हूँ, और B के ही रिस्पेक्ट में बेटा मैं इसको सिस कह रही हूँ, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। आप इसे क्या करिए, यहाँ से काटिए तो आपको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन बेटा ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसको अगर आप पास करें तो आपको
प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। यहाँ कोई भी बेटा ऐसा प्लेन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगी आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिलेंगी आपको। अब ये कैसा है बेटा? देखो ध्यान से, ये किस टाइप से आपके पास प्रेजेंट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपके दो भी आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और ये बेटा इसके साथ ना ये खाली प्रेजेंट है, ठीक है। ये ए इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ प्रेजेंट है, ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे मैं अपनी उंगली लगा के दिखा देती हूँ। जैसे ये रिंग है तो ये रिंग यहाँ से ऐसे बंद है ना। और ये बेटा नीचे से ऐसे बंद है ना। ये ऊपर से ऐसे बंद है, ये नीचे से ऐसे बंद है। तो मान लो बेटा कि अगर आप यहाँ से एक प्लेन पास करते हो तो यहाँ से आपकी रिंग कनेक्टेड है, बट यहाँ से तो कनेक्टेड है नहीं, तो ये रिंग इसके साथ मिरर इमेज नहीं दिखा पाएगी। देख रहे हो ना बेटा ध्यान से? यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऊपर का बॉन्ड है, ये नीचे का बॉन्ड है ना। ये दो तुम्हारे बी हैं। तो एक रिंग तो बेटा यहाँ बन रही है और एक रिंग ऐसे ऊपर नीचे बन रही है। एक रिंग बेटा यहाँ बन रही है, एक रिंग बेटा यहाँ बन रही है ना। अब आप सोचो कि आप इसे ऐसे काट दो तो ये वाला आइटम तो बी है और ये वाला आइटम ए है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सेम नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ से बीच में से प्लेन को पास करोगे ये दोनों आइटम्स आपके सेम नहीं आएंगे, ठीक है। अब मान लो बेटा कि आपने ये वाला प्लेन ले लिया तो ये दोनों आइटम्स तो सेम हैं। आप बीच में से काटोगे, आप सोचोगे मैम ये वाले आइटम्स तो सेम है और ये दोनों तो आपस में बिल्कुल सीधा काटोगे तो ये तो आधे आधे कट ही जाएंगे। तो मैम ये दोनों सेम है तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये इसके साथ एक रिंग बना रहा है और ये इसके साथ एक रिंग बना रहे हैं। ध्यान से बेटा, इमेजिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट है। तो ये रिंग इधर है तो ये रिंग इधर तो नहीं है ना। तो अगर आप बीच में काटोगे तो इस रिंग की मिरर इमेज इसके साथ थोड़ी ना आ पाएगी, कोई मिरर इमेज नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर एक आपके पास इस तरीके से एक बॉन्ड प्रेजेंट है ना। इस तरीके से आपके पास एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बॉन्ड बेटा आपके पास यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ तो नहीं आ पाएगी। इसका मतलब क्या है? आपको जो इसमें रिस्पेक्टिवली अपना बॉन्ड कनेक्ट करना है करिए, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, है ना बेटा। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसमें से इसका एक फॉर्म कहलाएगा डी और एक फॉर्म कहलाएगा एल। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इनेंशियोमर्स होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? इनेंशियोमर्स होंगे। ध्यान रहे ये बात। तो अब ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं बेटा 2, ऑप्टिकल आइसोमर्स है 2। लेकिन जब तुम स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करते हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस तुम ऑप्टिकल आइसोमर्स ही काउंट करते हो। तो ज्योमेट्रिकल को 2 काउंट करना है, ऑप्टिकल को 1 काउंट करना है। तो टोटल कितने आएंगे? 3। जितने ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उतने ही टोटल आइसोमर्स हैं, क्योंकि बेटा सिस और आपका डी फॉर्म तो एक ही है ना, तो इसको हम 2 थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो जब भी आप ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट करो तो 2 हैं तो उसका आधा कर दिया करो, है ना। 4 हैं तो उसका आधा कर दो, 6 हैं तो उसका आधा कर दो। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 हैं तो उसका आधा कर दो, क्योंकि एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए लिख भी दिया है। तो ये है बेटा आपका MAA होल ट्वाइस B2 का क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होगा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब चलते हैं आगे। अगला आता है बेटा आपके पास MAA B2 एंड C2। अब आपके पास ये आता है बेटा। तो यहाँ पर हमने रखा बीच में M को और इस तरीके से हमने बना लिए बॉन्ड्स, है ना। तो बेटा पहले A को रखो और बना लो इस तरीके से अपनी रिंग। तो बेटा 2B इस तरीके से प्रेजेंट है, या हो सकता है इस तरीके से, ये A है, ये A है, ये C है, ये C है बेटा, ये B है और ये B है। एंड देन वी हैव ओवर हियर ये A है, ये A है और बेटा यहाँ पर अब हम B को पास में रख देते हैं, C को रख देते हैं दूर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस। इसके रिस्पेक्ट में आप इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस।
और इसके रिस्पेक्ट में आप इसे क्या बोलेंगे, सिस। ये बेटा आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। ये बेटा आपका कौन सा फॉर्म है, ये भी ट्रांसफॉर्म है। और ये बेटा आपका कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म में। अब क्या कोई हम प्लेन पास कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ से प्लेन पास कर दो तो आपको मिरर इमेजेस दिखाई देंगी। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें यहाँ से पास कर दो बेटा, तो यहाँ पर भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पर भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन बेटा जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो प्लेन पास करना है करिए, जो भी आपको मन करे प्लेन पास करने का आप करिए, आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली है ना। आपको जो मन करे आप प्लेन पास करिए, नहीं मिलने वाली। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है। तो अब ध्यान रहे बेटा, ध्यान रहे, ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जिसमें से ये क्या है, प्लस डी है, ये क्या है, माइनस एल है। आपको जो मन करे नाम रख सकते हो, आप इसको माइनस एल प्लस डी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 3 हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 हैं, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3 और 2 कितना, 4। क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑप्टिकल को हमेशा एक ही काउंट करना है, यानी कि आधा ही काउंट करना है। अगर 2 हैं तो 1, 4 हैं तो 2, तो 1 2 3 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास 4 आ जाएंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे बेटा, 4 आ जाएंगे। ध्यान रहे। नाउ द लास्ट केस वी आर हैविंग ओवर हियर, द लास्ट केस वी आर हैविंग ओवर हियर बेटा, एम ए बी 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लिगेंड बेटा अगर आपके अलग हो जाएं, मान लो बेटा कि आपके 6 के 6 ही लिगेंड अलग हो जाएं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तुम्हारे पास 15 आएंगे, है ना। तो इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स तुम्हारे पास 30 आ जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स कितने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को प्लस करते हो प्लस ऑप्टिकल आइसोमर को प्लस करते हो, लेकिन जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनका हाफ कर लेते हो, है ना। तो 15 + 15 = 30। इनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए कि इतने केसेस प्रेजेंट हैं। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, इसके बनने पर कभी कोई सवाल नहीं आता है। बस ध्यान रहे, सेंट्रल एटम तुम्हारा अगर M है तो 6 के 6 लिगेंड अलग ही होंगे। ऐसे मान लो एक Cl है, एक Br है, एक NO2 है, एक F है, एक अमीन है, एक वाटर है, कुछ भी है। वी आर हैविंग द ऑल लिगेंड्स एज डिफरेंट, सेंट्रल एटम एज एनी ऑफ द M, मे बी कोबाल्ट, निकल, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके साथ आज बहुत सारे केसेस को डिस्कस करा है आपके आइसोमेरिज्म को लेकर, है ना। अब मैं एक लेक्चर बेटा और डालूंगी, उसके अंदर इससे जुड़े हुए सवाल डालूंगी, जितने भी आपके आइसोमेरिज्म से जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं वो डालूंगी। हो सकता है वो आज ही डल जाए, हो सकता है कि वो कल डले। उस रिस्पेक्टिव लेक्चर में आपका चैप्टर बिल्कुल डन हो जाएगा, है ना। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर में थोड़ा सा क्या होता है कि आप फिर क्या करते हो, अच्छे से पढ़ते नहीं हो, है ना। आपको लगता है लेक्चर इतना लंबा है, तो आपकी पढ़ने की जो टेंडेंसी है वो खुद ही क्या हो जाती है बेटा, बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए लेक्चर छोटा रहता है तो बच्चा ज़्यादा एंगेज रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स को ना बनाऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ ही बेटा हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अच्छे से देखना, इमेजिनेशन करके रखना। अगर इमेजिनेशन प्रॉपर है तो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आने वाली। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो तुम्हारा सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, फॉर श्योर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।